हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ क्लास 10th से संबंधित 2022 का जो आगामी एग्जाम आने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ साइंस का। और ये मेरा पहला सेट रहेगा। मैं इसी तरह से 5 सेट साइंस का लाऊंगा और ये 5 सेट आप लोग अगर अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपका वहां तो 80 में से बनाना तो है 40 को, लेकिन वहां पे आपको बनेगा 70 प्लस बनेगा आपको, लेकिन बनाना है 40 ही बनाइएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव को बनाना है। और मैं जो आज का वीडियो में कलेक्ट किया हूं जो ऑब्जेक्टिव्स को, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को लाया हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे वीडियो को बनाया, क्वेश्चन पढ़ दिया और एक क्वेश्चन को पढ़े उसका आंसर बता चले जाएंगे, ऐसा नहीं। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैं इसका सारा ऑब्जेक्टिव को बताने वाले हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे समझा देंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने विषय वस्तु पर पुनः चले आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला इसमें प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रकाश तरंगे होती है। यहाँ क्या दिया गया है? प्रकाश तरंगे होती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ये है कि हमारे पास सुविधा वैसा उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड नॉइस देखने को मिले, आसपास के लोगों को थोड़ा आवाज मिलेगा, कुछ जानवर रहते हैं यहाँ पे तो उसका भी थोड़ा बहुत आवाज आपको मिल सकता है, परंतु वो सब पे ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान देना है अपने स्टडी के ऊपर, ओनली फॉर। चाहे आप भी जब आप जहां पे पढ़ रहे होंगे वहां पर भी शोर शराबा हो, शोर शराबा पे ध्यान नहीं देना है। आपका केवल टारगेट पे अपना ध्यान देना है। आपका जो लक्ष्य है पढ़ाई, उस पर ध्यान देना है। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर विद्युतीय तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश तरंग जो होता है आपका वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे क्या होती है आपका? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आगे है दूसरा आपका प्रश्न है यहाँ पे कि प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा का, बी में है कार्य का, सी में है शक्ति का और डी में है बल का। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा प्रश्न के ऊपर में चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है इसमें कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, 3 नंबर। तो देखिए इसमें है ऑप्शन में अम्ल है, क्षार है सी बी में, फिर सी में दिया है लवण है, डी में दिया कोई नहीं। तो देखिए जब लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, लाल से नीला करेगा, तो वह आपका क्या होगा? क्षार होगा। और ये भी जान लीजिए जब लाल से नीला हुआ तो हो गया क्षार, तो इसका मतलब है कि जब नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा तो वो हो जाएगा आपका अम्ल, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्षार हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न के ऊपर में। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। देखिए इसमें प्रश्न बोल रहा है कि जब आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण के क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो ऑप्शन में दे रखा है आपको 0 डिग्री दे रखा है, बी में दिया है 90 डिग्री, सी में दिया है 45 डिग्री और डी में दिया है 180 डिग्री। तो देख लीजिए जब आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो उस समय अपवर्तन कोण हो जाएगा आपका कितना डिग्री? तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना? 90 डिग्री। और एक चीज और याद रखिएगा कि क्रांतिक कोण का यदि मान पूछ ले कि क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, तो क्रांतिक कोण का मान भी होता है 90 डिग्री, ये भी याद रखना है आपको। और जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होगा तो उस समय अपवर्तन कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन आप जानते होंगे, हाइड्रोजन के बारे में होता है उसका क्या है? H2 के बीच में जो होता है कितने आबंध बनता है? तो याद रखिएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। एक आबंध है, 2 आबंध है, 3 आबंध है और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा ए नंबर, 1 आबंध होता है। अब कैसे होता है देखिए, हाइड्रोजन आपका होता है H2 को लिख सकते हैं हम कैसे? H सिंगल बॉन्ड H।
एक चीज याद रखिएगा, और इसके अलावा और भी बता रहे हैं हम कि द्वि आबंध किस में होता है। तो याद रखिएगा द्वि आबंध जो होता है वो होता है ऑक्सीजन में, O2 में होता है, O2। अगर आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखिएगा, द्वि आबंध होता है O2 में। इसको कैसे लिखेंगे, तो O डबल बॉन्ड O। द्विबंधन पाया जाता है किसमें, द्वि आबंध पाया जाता है ऑक्सीजन में, O2 में। और त्रिआबंध किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, N2 में पाया जाता है ट्रिपल बॉन्ड N, अर्थात त्रिबंधन पाया जाता है इसमें। तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है आंख पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है। कहता है कि आंख में जो प्रकाश पड़ता है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है रेटिना, ऑप्शन ए में दिया है रेटिना, बी में दिया है पुतली, सी में दिया है परितारिका और डी में दिया है कॉर्निया। तो याद रखिएगा जब हमारे आंख में जब रोशनी आती है तो उसको नियंत्रित करता है, उसका नाम क्या है, तो परितारिका। परितारिका का दूसरा नाम है आपको, इसको आइरिस भी अंग्रेजी बोलते हैं, परितारिका या आइरिस। यही हमारे आंख में जो प्रकाश आती है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। और इसके बाद हाँ ये भी प्रश्न पूछता है कि हमारे आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है कहां पे बनता है। तो ये याद रखिएगा रेटिना या दृष्टिपटल। हमारे आंख पर जब प्रतिबिंब बनने की बात बोले तो रेटिना या दृष्टिपटल। और जब हमारे आंख में प्रकाश आती है तो उस प्रकाश को नियंत्रित जब करेगा तो वो परितारिका या आइरिस होगा। तो आप अच्छे ढंग से समझते होंगे। इससे जो भी प्रश्न बनेगा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, वो नहीं कि मैं प्रश्न पढ़ा और टिक लगाया आगे बढ़ गया, वैसे करने वाले हम नहीं है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। तो कहता है कि नेत्र जो होता है, नेत्र गोलक का जो होता है व्यास उसका कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास ऑप्शन ए में देखिए 4 सेंटीमीटर, बी में देखिए 2.3 सेंटीमीटर, सी में देखिए 3.8 सेंटीमीटर और डी में है कितना 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 2.3 सेंटीमीटर होता है नेत्र गोलक का व्यास। चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं 8 नंबर पे, कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया है कोयला, बी में दिया है लकड़ी, सी में दिया प्राकृतिक गैस, डी में दिया इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी दिया है। तो जान लीजिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन के अनुसार आपका सी नंबर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। अब क्यों, क्योंकि देखिए कोयला जलाने पर बहुत सारा धुआं निकलती है, लकड़ी जलाने पर भी निकलती है इससे धुआं, प्राकृतिक गैस से जो होती है कम धुआं निकलती है, इसलिए इसका स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण ये प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 में देखो है दिया हुआ कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए में CaO, अर्थात इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, बी में है CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी में दिया है CaCO3 अर्थात कार्बोनेट इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संगमरमर का जो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। जान लीजिए इसका संगमरमर का सूत्र होने के साथ साथ इसका 3 रूप में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खड़िया का सूत्र बताइए तो CaCO3, अगर पूछा जाए आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए तो CaCO3, अगर आपसे पूछा जाए चूना पत्थर का क्या होता है सूत्र तो CaCO3। अब ये क्या होता है एम जो दिया CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र CaO। और बी में जो ऑप्शन दिया है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। हम पढ़ते हैं रासायनिक नाम में, लेकिन इसको बोलते हैं हम क्या, बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो ये बुझा हुआ चूना का सूत्र ये हो गया, ये बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया। तो आप अच्छे तरह से 9 नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। जो भी रिलेटेड इसमें होगा मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए जब घरेलू विद्युत परिपथ में जब ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो कितने हर्ट्ज का अर्थात कितने आवृत्ति की होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 45 Hz, Hz होता है हर्ट्ज को संकेत करते हैं, 45 हर्ट्ज, बी हो गया 50 हर्ट्ज, सी हो गया 60 हर्ट्ज, डी हो गया 100 हर्ट्ज। तो जान लीजिए इसका जो होता है घर में जो बिजली आपूर्ति होती है उसमें
50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और जान लेना है कि पूछा जाए आपसे कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होती है, तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक, अब 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग घरों में प्रयोग किया जाता है। तो आप जान गए होंगे इसके बारे में कि घरेलू, अगर पूछा जाए आपसे कि घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए कितना किया जाता है उपयोग में वोल्ट का, तो 220 वोल्ट, अगर आवृत्ति बोलेगा तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर, 10 तक हो गया तो 11 देखते हैं अब। तो कहता है 11 में कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो देखिए इसमें जो होता है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन में देखिए ए में दिया है श्रेणी क्रम में, बी में दिया है समांतर क्रम में, सी में बोल रखा है इसमें कि ए तथा बी दोनों होगा, और डी में दिया है इनमें कोई नहीं। तो कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसमें वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब रही बात कि श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में ए मीटर को जोड़ा जाता है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाट, बी में देखिए एम्पियर, सी में है वोल्ट, और डी में है कूलम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपका एसआई, वो होता है वाट होता है, जिसको हम डब्ल्यू से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 13 नंबर पे। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी में है वोल्ट मीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। और एमीटर क्या होता है, तो एमीटर परिपथ में जो होता है वो धारा को मापता है। एमीटर, कोई भी आप ओम का नियम अगर पढ़े होंगे तो उसमें ओम का नियम में बताया गया था कि एमीटर जो होता है वो धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर वो मापता है विभवांतर को, विभवांतर। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, एमीटर धारा को, और जनित्र यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम कहते हैं जनित्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 14 नंबर पे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए लघु पतन जब होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया बहुत कम, ये नहीं होगा आपका। बी में दिया है कोई परिवर्तन नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब आपका घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय पावर जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी कारण शॉर्ट सर्किट होता है, तो बहुत अधिक हो जाता है। 15 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। तो कौन करता है, तो ऑप्शन में देखिए जनित्र करता है, बी में देखिए गैल्वेनोमीटर है, सी में है एमीटर, और डी में दिया है वोल्ट मीटर। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो मापेगा वो आपका होगा एमीटर। अगर यहीं पर बोलता कि विभवांतर को मापेगा तब होता आपका वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 नंबर, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है भूतार से, अर्थात जिसको हम बोलते हैं अर्थ वाला, अर्थ वायर, अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं, भूतार से, बी में गर्म तार से, सी में उदासीन तार से, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी होता है आप लाइन कोई भी लेता है तो डायरेक्ट वहां से मेन लाइन आता है गर्म तार, तो गर्म तार में ही विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है, अर्थात गर्म तार यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म तार। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। भूतार का जो होता है रंग के बारे में भी पूछ देता है कि भूतार का जो होता है रंग कैसा होता है, अर्थात अर्थ वायर का जो रंग किस कलर में होता है। तो भूतार होता है हरे रंग का, गर्म तार जो होता है, जो मेन गर्म तार होता है वो होता है आपका लाल रंग का होता है, उस तार का रंग होता है लाल, और उदासीन तार का कलर रंग होता है आपका काला होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक ऑप्शन में दिया कैलोरी, बी में दिया जूल, सी में दिया ताप, डी में दिया सभी। तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक कभी कभी कैलोरी भी होता है, लेकिन ऊर्जा के एसआई मात्रक आपका होता है जूल। अब कैलोरी कब होता है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारी मात्रा में जो ऊर्जा, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी के रूप में ही संचित होती है, कैलोरी के रूप में होती है जब भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है जूल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18 नंबर,
CO2 एक गैस है, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिए हैं, यहाँ पे ए में लिखिएगा CO2 एक गैस है, तो ऑप्शन ए में अम्लीय, बी में भस्मीय अर्थात क्षारीय, इसको भी बोल सकते हैं भस्मीय को, सी में दिया है लवणीय, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो CO2 जो होता है वो आपका अम्लीय गैस है। कैसा है? अम्लीय गैस होता है। 19 नंबर देखिए प्रश्न, किसी अम्लीय विलयन का H+ आयन होगा, यानी H+ होगा, किस रूप में होता है? तो अम्लीय विलयन का क्या होता है? तो ए में है 10 पर पावर -7 के बराबर, बी में होता है 10 पर पावर -7 से कम, सी में दिया 10 पर पावर 14, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन जो होता है वो 7 से कम होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आपका, 10 पर पावर -7 से कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि आप लोग देखिए, इसमें हम बता रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि जितना वीडियो लंबा होगा उतना एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा। एक्सप्लेनेशन ही आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव को क्लियरिफिकेशन कर देगा, क्योंकि आप डायरेक्ट हम ऑप्शन पढ़ के डायरेक्ट ऑप्शन मतलब प्रश्न पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, तो उसमें कम से कम प्रश्न हो पाएगा। लेकिन हम प्रश्न पढ़ के ऑप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको याद भी अच्छे तरह से हो जाएगा। इसलिए घबराइएगा नहीं, थोड़ा लंबा समय हो सकता है, परंतु आप बने रहिए वीडियो पर। देखिए 20 नंबर प्रश्न वो बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्या बोल रहा है कि एक आवर्त सारणी, देखिए आवर्त सारणी में पूछा जाए कि आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त कितने हैं, तो 7 है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में पूछा जाए वर्ग या स्तंभ कितने हैं, तो 18 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य, तो वो आपका देख लीजिए ऑप्शन दिया है, एक धातु, एक अधातु, एक हाइड्रोजन और डी में दिया अक्रिय गैस। तो सबसे अंतिम में जो होता है वो होता है आपका कौन सा, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो होता है आपका वो वर्ग 18 के तत्व होता है। अक्रिय गैस वर्ग 18 का तत्व है। आप लोग जानते भी होंगे, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, केआर होता है, क्रिप्टन का सिंबल होता है आपका केआर, फिर हो गया आपका जेनन हो गया, और उसके बाद रेडन हो गया। आप लोग सबको परमाणु संख्या भी जानते होंगे, 2 होता है इसका, ये होता है आपका 10 होता है, ये 18, ये 36, ये 54, और ये आपका हो जाता है 86। ये जो देखिए, ये जो है हाइड्रोजन जो होता है वो होता है वर्ग 17 के तत्व है। हाइड्रोजन कितना होता है, वर्ग 17 के तत्व। जैसे आप नाम सुने होंगे, नाम देखे होंगे, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से नाम सुने होंगे ना। तो ये सब जो होता है वर्ग 17 के ये सब तत्व है, और इसमें जो होता है ये हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन वर्ग कहा जाता है, हाइड्रोजन तत्व बोला जाता है। तो यहां तक तो आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। अब चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर। CNG इसको पूरा नाम बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड, एंस हो जाएगा नेचुरल, जीस हो जाएगा गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में एथेन, सी में प्रोपेन और डी में है ब्यूटेन। तो देखिए इसका CNG जो होता है वो मीथेन का घटक होता है। मीथेन का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, CH4 मीथेन होता है। इथेन क्या कीजिएगा, एथेन में हो जाएगा C2H6 होता है इसका। प्रोपेन को होता है C3H8 और ब्यूटेन को होता है C4H10। ये इसका होता है सूत्र, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा CNG जो होता है का प्रमुख घटक क्या है, तो मीथेन है। आगे चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है, तो ऑप्शन डायरेक्ट में इसका ऑप्शन पढ़ देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, द्रव। एथेनॉल कमरे के ताप पर क्या होता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है एथेनॉल। चलिए 23वां नंबर प्रश्न की ओर। हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो ऑप्शन दिया है गंधक, बी में दिया लोहा, सी में दिया है कार्बन और डी में दिया है सोना।
तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के जो प्रमुख रूप से दो अपर रूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। एक और आता है शायद फ्लोरीन करके आता है, इस तरह से इसका एक और आता है। हीरा ग्रेफाइट के अलावा भी एक होता है, उसका जिक्र कम किया जाता है, लेकिन कार्बन का प्रमुख अपर रूप में है हीरा और ग्रेफाइट। आगे चलते हैं 24, CH3CH2OH का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर ए में है इथेनोइक अम्ल, बी में है एथेनॉल, सी में है एथेनल, डी में दिया है एथाइल एल्कोहल। तो CH3CH2OH जो होता है IUPAC नाम इसका होता है एथेनॉल। क्या होता है इसका? एथेनॉल। आगे चलते हैं 25 नंबर पे, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, भूपर्पट्टी में धातु से संबंधित जब रहेगा तो उसका ऑप्शन अलग देगा, और उसके बाद अगर पूछा जाए कि भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा तत्व कौन, मात्रा तत्व जो होता है सबसे ज्यादा कौन होता है, तो उसके बारे में भी बताएंगे अभी। तो भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है तो ऑप्शन ए लोहा, बी में है एल्युमिनियम, सी में है कॉपर, डी में है जस्ता। तो देखिए अभी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है वो है एल्युमिनियम, धातु में एल्युमिनियम। यदि आपको ये ऑप्शन मिले तो ये लगाना है, लेकिन भूपर्पट्टी में सबसे अधिक जो होता है वह होता है क्या, तो वो आपका होता है ऑक्सीजन। याद रखिएगा ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अर्थात O2 पाया जाता है सबसे अधिक। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका अभी एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं 26, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। एम दिया है बढ़ता है, बीम दिया घटता है, सिम दिया बढ़ता घटता नहीं, डिम दिया में से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने से चालक का, याद रखिएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप बढ़ने से अर्धचालक का पूछता तो अर्धचालक पूछता तो अर्धचालक का क्या हो जाता, घटता है। याद रखिएगा इसे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। धातुओं की प्रकृति होती है, तो ऑप्शन देखिए ई में दिया हुआ है, ए में विद्युत धनात्मक, बी में दिया हुआ विद्युत ऋणात्मक, सी में दिया हुआ उदासीन, डी में दिया कोई नहीं। तो धातु की प्रकृति जो होता है वो होता है विद्युत धनात्मक। इसको कैसे समझेंगे कि धातु ही है, कोई भी तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 रहेगा तो आप अवश्य समझ लीजिएगा कि वो धातु है। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अर्थात वो विद्युत धनात्मक होता है, क्योंकि ये किसी को दे देगा और अपने आप को धनात्मक बना लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 में जिप्सम का अनुसूत्र है, तो ऑप्शन देखिए ए में है CaSO4 × 2H2O, बी में दिया हुआ है CaSO4 × H2O, सी में दिया हुआ है CaSO4 × ½ H2O, और डी में दिया है CaSO4 × 2H2O2। तो देखिए जिप्सम का जो अनुसूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। आप देखिए ये जो सी में दिया जो हुआ है, सी में CaSO4 × ½ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र दिया हुआ है। CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, परंतु जिप्सम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर देखते हैं। धोबन सोडा इनमें से कौन है, धोबन सोडा इनमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए NaCO3 × 10H2O, बी में दिया है NaCO3 × 5H2O, सी में दिया हुआ CaCO3 × 10H2O, और डी में दिया हुआ है Na2CO3 × H2O। तो देखिए धोबन सोडा का जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए में NaCO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 30 नंबर देख लीजिए। विरंजक चूर्ण बनता है, तो ऑप्शन नंबर में दिया है ए में Ca तथा SO4 यानी कि कैल्शियम तथा SO4 यानी कि सल्फेट की अभिक्रिया से, बी में दे रखा है बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से, सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण जो बनता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुझे हुए चूने तथा
क्लोरीन की अभिक्रिया से। अर्थात यदि हम इसको समझे तो बुझे हुए चूने का होता है सूत्र आपका CaOH का होल ट्वाइस, और जब इस पर हम क्लोरीन गैस को देते हैं और इसकी जब अभिक्रिया कराई जाती है, चलिए देखिए ऊपर समझा देते हैं, यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए बुझे हुए चूना का CaOH का होल ट्वाइस, जब इसका अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाया जाता है, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पर, तब आपका कैल्शियम कार्बन ये क्या बोलते हैं हम, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, CaOCl2 बनता है। आपका ये विरंजक चूर्ण का याद रखिएगा, CaOCl2, या यहीं पर लिखा था Ca ब्रैकेट में OCl इंटू में Cl, ऐसे भी लिख देते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र ये भी होता है, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। तो चलिए यहां तक हो गया है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है क्या कि आपको थोड़ा टाइम समझाने में ज्यादा लग रहा है। देखिए और यूट्यूबर की तरह हम नहीं है कि डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे और हम चलता बनेंगे, ऐसा नहीं। जब तक हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोग भी समझिए अच्छे से इसको। और ये मेरे पास सुविधा भी नहीं है, हम लोगों के पास वैसा टाइप क्या बोलते हैं, टाइप करने वाला है नहीं जिससे हम डायरेक्ट अन्य यूट्यूबर की तरह जो है हम आपको बोल्ड अक्षरों में लिखकर बताए। मेरा जो साधन है उस साधन के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ाते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको होता है तो आप अवश्य ही कमेंट्स करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है उष्माशोषी में? तो देखिए ऑप्शन में दिया है उष्मा निकलती है, बी में है उष्मा अवशोषित होती है, सी में दिया है उष्मा अपरिवर्तित रहती है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्मा अवशोषित होती है। अब यहां पर कह रहा है कि उष्मा निकलती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। किसमें? उष्माक्षेपी अभिक्रिया में उष्मा निकलती है, और उष्माशोषी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 समीकरण Fe2O3 प्लस 2Al, समीकरण का चिन्ह दिया हुआ है, फिर है आपका Al2O3 प्लस 2Fe, कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है? तो देखिए एम दिया है संयोजन अभिक्रिया, बी में है वियोजन अभिक्रिया, सी में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए यहां से क्या हुआ है कि Fe2O3 प्लस 2Al, यहां से देखिए Al जो है O3 के साथ मिल गया तो Al2 बनाया और लोहा को विस्थापित कर दिया Fe को, तो इसका मतलब हो गया, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, विस्थापन अभिक्रिया। आप देख सकते हैं, देखिए यहां से Al दोनों मिल करके O और Al मिल करके Al2O3 बनाया, लेकिन देखिए लोहा इसमें था, ये अकेला उधर चला गया है, Fe अलग, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चांदी Ag, इसका चांदी का संकेत होता है Ag की परमाणु संख्या होती है, तो ऑप्शन में ए दिया है 47, बी में दिया है 48, सी में दिया है 78, डी में दिया है 46। तो चांदी की परमाणु संख्या आपका होता है कितना? 47 होता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत का क्षय करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए देखिए CO2, बी में है NO2, सी में है CFC, डी में है SO2। तो देखिए ओजोन परत का जो अपक्षय करता है वह होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 35 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऑप्शन एम दिया है एक दिशीय, बी में दिया है द्विदिशीय, सी में है बहुदिशीय, डी में है किसी भी दिशा में। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशा में होता है, एक दिशीय होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि पहला होता है आपका उत्पाद, फिर हुआ प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर उच्च कोटि के उपभोक्ता। तो उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा होता है, और प्रत्येक उपभोक्ता जो होता है, प्रत्येक को कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलता है? तो मात्र 10%। प्रत्येक उपभोक्ता को मात्र 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि घास को खाया टिड्डा, जिसको फतंगा भी बोलते हैं,
उसको खा गया मेढक, मेढक खाया सांप, तो उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा 10% ही बटेगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो एम दिया है पुरुष, बी में है महिला, सी में है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष के गुणसूत्र पर ही होता है, तो अर्थात यहाँ पे पुरुष हो जाएगा। पुरुष में देखिए पाया जाता क्या, पुरुष में पाया जाता है XY और महिला में पाया जाता है XX। देखिए एक चीज और, महिला में पूर्ण जोड़ा होता है लेकिन पुरुष में पूर्ण जोड़ा गुणसूत्र का नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो है पुरुष। पुरुष ही लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन ए में देखिए 22 जोड़े, बी में है 20 जोड़े, सी में है 1 जोड़े, डी में दिया 2 जोड़े। तो मनुष्य में जो होता है गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होता है वह 1 जोड़ा होता है, अर्थात उस 23वां जोड़ा होता है। ठीक, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते 38, स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं में प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग है, तो स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं में जो प्रोटोजोआ के संक्रमण से जो रोग होता है वो कौन सा है, तो ऑप्शन देखिए एम दिया है ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, बी में है पेचिस, सी में है ल्यूकोरिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री के मूत्र जनन नलिकाओं में प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनिएसिस। अब चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है, तो देखिए ऑप्शन दिया है एड्स, बी में है गोनोरिया, सी में है टाइफाइड, डी में है सिफिलिस। तो यहाँ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा टाइफाइड। देखिए इसको समझना है कि कहता है कि यौन संचारित रोग जो होता है वो आपको एड्स यौन संचारित है, गोनोरिया भी यौन संचारित रोग है, सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है, परंतु टाइफाइड यौन संचारित रोग नहीं है। तो यही नहीं पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर है प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, एम दिया है ऑप्शन बी